अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और पाकिस्तान में खेले जाने वाली स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा बात जिस पर होती है वो है क्रिकेट। क्रिकेट के मसाइल इस कदर गंभीर और बढ़ते चले गए कि यके बाद दीगरे, ट्राई नेशन सीरीज़ हो, एशिया कप हो, बांग्लादेश में अवे सीरीज़ हो, वेस्ट इंडीज़ में गए तो अपने वनडे में कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, T20 बांग्लादेश से हार गए, ट्राई नेशन सीरीज़ में हम ठीक खेले और फाइनल भी जीता, लेकिन एशिया कप में एक बड़ी टीम इंडिया सामने थी जिससे हम फाइनल भी हारे, उससे पहले 2 मैच हारे। और ऐसा पहली बार ही हुआ होगा एशिया कप में कि इतने सारे मैचेस पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ मिले। फाइनल भी पाकिस्तान इंडिया का हुआ 41 साल बाद, हम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी अजीब सी बात हुई। अब पता नहीं लोग इसको कैसे लेते, मैं इसको बड़ा हौसला अफजा नहीं लेता कि साइम अयूब दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हो गए और IL T20 में वो बिके भी नहीं है। अब आप सोचिए कि कैसे ऑलराउंडर है दुनिया के नंबर 1 जो IL T20 में नहीं बिके, जबकि फ़खर $80,000 में बिक गए। अब साइम अयूब का बतौर ऑलराउंडर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर होना खुद में एक बड़ा सवालिया निशान होगा हम सबके लिए कि क्या हम साइम अयूब को बतौर ऑलराउंडर देखते हैं? फिर हम किस किस को बतौर ऑलराउंडर देखते हैं? सलमान अली आगा को, और जो विकेट कीपिंग करता है वो भी आजकल ऑलराउंडर कहलाता है, तो हारिस को भी हम ऑलराउंडर देखते हैं। फिर हम फ़हीम अशरफ को, नवाज़ को, खुशदिल शाह को, हुसैन तलत को, शाहीन शाह अफरीदी को, भाई किस किस को ऑलराउंडर देखेंगे यहाँ पर? और कैसे चलेगा ये मामला? और ये ऑलराउंडर्स की टीम कब तक इस पर आप रिलाय करेंगे? लंबे अरसे से हम बाबर थे तब भी हम यही डिस्कशन करते थे कि ऑलराउंडर्स की टीम से नीचे उतरें, 1-2 ऑलराउंडर्स ठीक है, लेकिन आप पूरी पूरी टीम ऑलराउंडर्स की ना खिलाएं। अब जाकर एक लंबा चौड़ा मामला बना कि जी कोच भी आ गए, सब कुछ हो गया, माइक हैसन आ गए, बड़ी बेहतरी हो जाएगी। अभी ये अखज़ किया जा रहा है कि बहुत जल्दी होगा कि इतनी तनकीद की जाए, लेकिन बहरहाल बेहतरी के लिए तनकीद बराए इसलाह ज़रूरी है। तनकीद बराए खामखा करना, इससे हम सब इज्तनाब भी करते हैं और चाहते भी नहीं है कि ऐसा हो। आकिब जावेद साहब उनके रोल पर, पाकिस्तान की सिलेक्शन पर, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो टेस्ट स्क्वाड है उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए। फिर गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े शॉर्ट डिस्कशन हुई थी हमारी, आज उस पर बड़ी डिटेल करनी चाहिए हमें। अभिषेक शर्मा पर युवराज सिंह काम करते हैं और उनकी वालदा का कहना है कि युवराज जब खेल के आता है मैच तो अभिषेक शर्मा उससे बाकायदा, अभिषेक जब मैच खेल के आता है युवराज उनसे डिस्कशन करते हैं। तो आप ये चीज़ें कब तक इनसे दूर रहेंगे? वहाँ पर उनका कोच भी लोकल है, हमारे यहाँ कोच भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमारे सारे चैंपियन टीवी पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठ के तो बातें कर लेते हैं, कोई भी निचली सतह पर जाकर अंडर-19 अंडर-17 पर काम करने को तैयार नहीं है। ना मैंने देखा है कोई इतना बड़ा। सिर्फ मोहम्मद वसीम, उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि वो लगे रहते हैं, डोमेस्टिक की टीम की भी कोचिंग करते हैं, वो सिलेक्टर से हटे तो मुसलसल काम किया उन्होंने, वुमेन के साथ भी काम कर रही हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट। आज इन बहुत सारी चीज़ों पर मुझे बात करनी है, सिलेक्शन को लेकर, साउथ अफ्रीका वाली टीम के सिलेक्शन को लेकर जो उसके अगेंस्ट खेलेगी, और एशिया कप में जो कुछ हुआ उसका भी ज़रा अहाता करेंगे। क्या गैर ज़रूरी बातें हो रही हैं, तनकीद हो रही है, या बहुत सही है कि तनकीद हो और उस पर कोई बेहतर किस्म की गुफ्तगू और उससे कोई रिज़ल्ट सामने आए? हमारे साथ वसी शाह मौजूद हैं जी। वसी शाह खुद भी क्रिकेटर हैं, हमारा भी रेगुलर हिस्सा है, पैनलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। और फ़हद लियाकत खुद भी साबिका क्रिकेटर हैं, अंडर-19 और पाकिस्तान डोमेस्टिक बहुत लंबा अरसा उन्होंने खेली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और साथ ही साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे लिए उस्तादों की तरह और बड़े भाई बदी-उज़-ज़मा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। बदी भाई, पहले ज़रा आपसे जानना चाहूँगा, एक हम मुसलसल परेशानी अपनी जाहिर कर रहे थे और वो एक ही एलिमेंट था, ज़्यादा नहीं, कि सिलेक्शन सबसे बड़ा मसला है। सिलेक्शन इसके इश्यूज़ हैं, सिलेक्शन की वजह से हम मैचेस नहीं जीत पा रहे। बाबर आजम था तब भी सिलेक्शन इशू था, आज है तो तब भी सिलेक्शन इशू है। एशिया कप तो गुजर गया, लेकिन अभी उसके महरिकात बाकी हैं। भारत के जो ख़राब वतीरा हमेशा की तरह गेम को ख़राब करना, वो वहीं मौजूद है। बदी भाई, इस वक्त सिलेक्शन को अगर लें तो क्या एशिया कप में पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन थी ओवरऑल, और फिर मैच डे वाले दिन जो टीम सिलेक्शन थी, वो जस्टिफाई करती है सारा कुछ कि हम फाइनल में भी चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फाइनल जीते नहीं? देखिए असान भाई, जिस तरीके की सिलेक्शन हमारे यहाँ होती है ना, मैंने दुनिया की किसी बोर्ड में नहीं देखी
कि किस तरह की सिलेक्शन होती है। देखिए, सिलेक्शन कमेटी जो होती है बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों पर वर्क करती है, फिर उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखकर जो है उनको टीम में शामिल किया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ ये है कि एक लड़का जो है 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर दे, 4-5 छक्के लगा दे, तो उसकी वाह वाह हो जाती है और वो अगले दिन जो है वो पाकिस्तान टीम में होता है। फिर उसको T20 कैप मिल जाती है, कुछ अर्से बाद वनडे और फिर टेस्ट कैप मिल जाती है। हमारे यहाँ सिलेक्शन का कोई मेयार नहीं है। देखिए, मेयार होता है वहां पर जहां पर खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में जाकर देखा जाता है। T20 कप आपका होता है, फिर जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, दूसरे जो आपके पाकिस्तान कप होता है, तो इनमें जाएं आप मैदानों में जाकर देखिए कि कौन कितना जो है वो मेहनत कर रहा है, कौन कितना जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद आप टीम को में शामिल करें। असल मसला ये है कि जो 4-4 5-5 साल से जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं बेचारे परफॉर्म देते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, और जो PSL में जो है परफॉर्मेंस देते हैं, एक 2 मैचेस 3 मैचेस, वो जो है पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, अभी आपके सामने एक मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है, वो साहबजादा फरहान की है कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना परफॉर्म किया। वो कहता रहा कि मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे टीम में शामिल करो, मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे टीम में शामिल करो। आखिर किया उसने, करके दिखाया। फिर असीबुल्ला, उसका क्या कसूर है? उसकी जगह अब टेस्ट मैच में मुझे बताएं, जो टेस्ट मैच की सिलेक्शन हुई है, क्या आप इससे मुतमईन है? रोहिल नजीर जो है उसकी उम्र 34 साल, फिर 38 साल के आसिफ अफरीदी को आपने टीम में शामिल कर लिया। फिर आपने स्पिनर की भरमार लगा दी, फैसल अकरम, उसके बाद जो है वो नुमान अली, साजिद साजिद हो गया, इब्रार हो गया। यानी कि मेरी समझ में नहीं आता, आप क्या यहाँ ओपनर मुंतखब करते हैं तो ओपनर ही मुंतखब कर लेते हैं। मिडल ऑर्डर में आपके पास कोई तगड़ा बल्लेबाज है नहीं। वो आपके पास बाबर आया है, बाबर आजम जब रन करता है तो रन करे या ना करे उस पर तनकीद होती रहती है। कहने का मकसद ये है कि आपने अब पाकिस्तान क्रिकेट को उस दहाने पर छोड़ दिया है कि जहां पर वापसी जो है में बहुत मुश्किल है, और वहां से 1 2 3 साल लगेंगे। अभी आप खुद ही बात कर रहे थे जान भाई कि अभिषेक शर्मा, देखें हम फाइनल में करते रहे कि अभिषेक शर्मा को काबू कर लो, हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन शर्मा को आपने काबू किया, वर्मा ने काम कर दिया। आपने वर्मा का सोचा ही नहीं कि वर्मा भी उनके पास है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की आप प्लानिंग, उन वो टीमें प्लानिंग लेके आती हैं। देखें, जो आपका तिलक वर्मा है वो 160-70 रन की स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन उस दिन उसने, उसके सामने एक अदब था, उसने टीम को फाइनल जितवाना था, वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेला। उसने कहा कि वो एंड तक जाएगा तो टीम को मैच जिताएगा, उसे जिता दिया। हमारे यहाँ तो एक आउट होता है, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि 9 33 रन पे चले जाते हैं, फिर 9 जो है वो 10 रन पे हमारी 4 विकेटें गिर जाती हैं। कहने का मकसद है सिलेक्शन कोई मेयार नहीं हमारे यहाँ। तो ये टेस्ट मैच की सिलेक्शन जो हुई है इस पे भी मैं बिल्कुल जो है मुतमईन नहीं हूँ। आपने नसीम शाह को किस बेस पे नहीं लिया? फिर कभी आप हारिस को जो है तीनों फॉर्मेट में लेते हैं, कभी हारिस को आप जो है कहते हैं ये तो दुनिया का ग्रेट बॉलर है। भाई देखें, पाकिस्तान टीम को हारिस रऊफ के एक्शन नहीं चाहिए, हारिस रऊफ से परफॉर्मेंस चाहिए, जिसने एक 50 रन देके वहीं पर मैच पाकिस्तान को लगा दिया। अच्छा, रोहेल नज़ीर का आपने जिक्र किया ना, देखिए मैं समझता हूँ रोहेल को टीम में होना चाहिए था बहुत पहले। बदी भाई 23 साल का बच्चा, अंडर 19 का आपका कप्तान, लंबे अरसे। आपने बिल्कुल आसिफ आफरीदी की बात ठीक कही कि अब 38 ईयर्स के वो हो गए, 39 ईयर में वो हैं, और ये वो कागजी साल हैं उनके जो कागज़ में हैं, तो अब वो दोबारा कम बैक कर रहे हैं। एक बार आपको याद होगा कि इन पर एक पाबंदियाँ भी लगी थी, इनको जुर्माने भी हुए थे, उसमें कुछ गलती पाई गई थी कि इनको भी बुकी ने रब्ता किया था, फिर उस पर इन्होंने बताना भूल गए या नहीं बताया, या होता है कि ना देखो, लेकिन चले इसी हद तक था, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन पर भी पाबंदियाँ, ये वही इरा था जिसमें खालिद लतीफ़, शर्जील और ये सारे उस मामले में अब इनकी भी वापसी हो रही है। ये बड़ा लंबा चौड़ा एक बहस है वसी, लेकिन क्या हम इस बहस में पढ़कर कुछ बेहतरी भी देखते हैं? एशिया का पहले ज़रा आपसे उस पर एंड हो गया है, लेकिन आप देखें अभी तक उसकी बाकियात वाला मामला वहीं मौजूद है, सिलेक्शन वही मसला, वही पैटर्न यहाँ भी है। सर वो बात पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एक जर्नलिस्ट भाई उन्होंने सलमान अली आगा से सवाल किया कि आप लकी कप्तान हैं कि आप इंडिया से 3 मैचेस हार गए हैं, लेकिन तीनों मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं कर रहा, कभी हैंड शेक, कभी फलाना शेक और कभी ट्रॉफ़ी वाला मसला हो जाता है, तो आप लकी कप्तान हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के, बदी भाई भी होते हैं, आप होते हैं, हम यहाँ पे बैठ के हमेशा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, और टीम इंडिया जो करता है करने दें, जो भी है, हमने अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे बात करनी है। परफॉर्मेंस हमारी ये है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में एक मैच में हमें
अच्छा टारगेट मिला, दूसरी बारी मिली, हम वो चेज़ नहीं कर सके अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है, यहाँ पे हम आए, हमें स्टर्न जो एक हमें जो मैचेस जीतने थे वो इंडिया वाले जीतने थे, वो तीनों मैच हम हार गए। तो हमारी परफॉर्मेंस वाज नील। मैं आपको मतलब आप ओमान से, बांग्लादेश से, इनसे आप दिन रात जीतते रहो, हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब मुश्किल टीम्स आपके सामने आएंगी, आपको उनसे जीतना है, और वो जीत। और उसके बाद भी देखें, प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा कप्तान उसके बाद भी आके कहता है वी आर अ स्पेशल टीम, हारिस इज़ अ स्पेशल प्लेयर। स्पेशल प्लेयर कैसे हो, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। फिर सिलेक्शन की आपने बात की एज अ होल, तो एक लंबी डिबेट है कि मोहम्मद वसीम को आप लेके गए, आपने नहीं खिलाया, सलमान मिर्ज़ा को आप लेके गए, नहीं खिलाया। लेकिन ऑन द डे वाली जो आपने अपने इंट्रो में बात की, आप मुझे ये बताएं कि हुसैन तलत जिसने कंपेटिटिव, यार मैं आपसे एक बात करूंगा, अच्छा चले हुसैन तलत पे कर रहे हैं ना, बदी भाई भी ये बात जानते हैं, फहद भी और आप भी, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर हैं हमारे सोशल मीडिया के ना, कुछ साबिक क्रिकेटर भी हैं, वो तो हुसैन तलत के ऐसे कसीदे पढ़ रहे थे जब मुझे इतना ट्रोल किया गया। मैंने कहा भाई हुसैन तलत इज नॉट अ टैलेंट, नॉट अ टैलेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, मेरे को अब जिसको अच्छा लगे बुरा, इंटरनेशनल क्रिकेट का टैलेंट नहीं है वो। आप उसे PSL खिलाएं कर, और उसमें भी आप एडजस्टमेंट करते हैं उसकी, कभी कहीं खिलाना है, कभी कहीं खिलाना, कभी कोई टीम ले लेती है, कभी कोई टीम ले लेती है। बस ये 3 टीमों के दरमियान ट्राई कर, लाहौर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, खिलाए जाओ इनके लड़के। ज़रा सा अली तरीन के साथ हालात बुरे हुए तो रिजवान भी गया और अब्बास आफरीदी भी गया, वो भी लड़के फारिग हो गए। तो आप यहाँ पर इस मैयार पर टीम सेलेक्ट करोगे तो यही हो। सर हम यहाँ पे बैठे थे जिस दिन वो मैन ऑफ द मैच हुआ था, मैंने सुबह आके इसी जगह पे ये बात कही थी कि ही इज़ नॉट दैट मटेरियल। आप खुश ना हो कि उसने बांग्लादेश के खिलाफ थे, सिंगल डबल करके वो जीत गए, जहां पे स्ट्राइक, जैसे वो वर्मा का जिक्र कर रहे हैं ना बदी भाई, जी ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए वो सिंगल डबल कर रहा था, मैरिट पे बॉल आ रही थी, छक्के भी मार रहा था, वो वेट कर रहा था, सोलो हैंडेडली मैच जितवा दिया। मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे भी ये बात की कि हम सब यही बात कर रहे थे कि अभिषेक और गिल हैं, मैंने वहाँ पे भी ये बात की कि सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, और फिर हमारी किस्मत ये थी कि अच्छा था कि हार्दिक पांड्या नहीं था। वो ये सारे मैच विनर्स हैं, और सिर्फ किताबी मैच विनर्स नहीं। अभी वो नहीं था तो हमने क्या कर लिया। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप इंडिया को ऐसे लाइट नहीं ले सकते कि आपने अभिषेक शर्मा को आउट का 20 पे 3 आउट कर दिए थे ना, आपने क्या किया आपसे। और फिर बात वहां पे आती है कि आपसे नर्व्स कंट्रोल नहीं हुए। हुसैन तलत ने जो कैच छोड़ा, हारिस ने जो रन आउट मिस किया, तो आपके जो प्लेयर्स हैं उनको अपने नर्व्स कंट्रोल करना नहीं आते बड़े मैच में, बड़ी पोजीशन पे, और उसकी यही वजह है कि आप बड़े मैचेस खेलते ही नहीं हो। आप PSL में ये हमारा कसूर है, हमारे क्राउड्स का कसूर है कि आप ग्राउंड्स ही भर नहीं सकते। पिंडी स्टेडियम के अलावा कहीं पे क्राउड ही नहीं आता। हमारे प्लेयर्स को जब 20,000 से ज़्यादा क्राउड देखते हैं उनको हाथ पैर पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें अपनी PSL को भी बेहतर करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन को भी बेहतर करना पड़ेगा। और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज पे आए, आमिर जमाल करेंगे ना, इस पे अभी डिटेल बात करूंगा मैं आपसे इस सिलेक्शन पर, तो क्योंकि बहुत लंबे लंबे मामलात हैं। फहद, अगर आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा चले, फहद से जरा रब्ता करते। बदी भाई, हुसैन तलत, चूंकि इसलिए भी पूछ रहा हूँ, टेक्निकल 2-3 चीज़ें, आपने खुद बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, आप खुद क्रिकेट को भी जानते हैं। ये बदी भाई, हुसैन तलत कौन सा ऐसा टैलेंट है कि PSL 1 से 10 सीजन गुजर गए, कहीं कभी किसी टीम में फिट हो रहे हैं, कभी किसी टीम में फिट हो रहे हैं, कभी 6-6 दफ़ा कमबैक कर रहे हैं, ये ऐसा कौन सा टैलेंट है? देखिए अपना खास तौर में मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना, वो टैलेंट की कदर ही नहीं है। असल मसला ये है कि एक प्लेयर जो बेंच पे आके बैठता है उसकी उम्र होती है 20-22 साल, और ये हमें भाषण दिए जाते हैं जी कि हम वो प्ले ले रहे हैं जो 30-32 साल का हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारी जो है वो डिमांड है, और आगे इससे बड़े जो प्लेयर हैं वो हमारी डिमांड में नहीं आते। इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो है बाहर हुए हैं। तो हुसैन तलत मुझे बताएं कब से क्रिकेट खेल रहा है? मैं उसको 10-12 साल से क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ। मुझे एक परफॉर्मेंस, मुझे एक उसकी वो दिखा दे। इससे वो जो 32 रन उसने किए उस पर ववेला मचना शुरू हो गया जी, हुसैन तलत को क्यों बाहर बिठाया हुआ था, उसको तो लेके आते हैं, उसको पहले ले आते, वो इंडिया का मैच भी जिता लेता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सारी ये है
मैं आपको अरसलान भाई कि ये है कि एक खिलाड़ी की एक परफॉर्मेंस पे हम उसको जमीन से आसमान पर जाके बिठा देते हैं, और फिर जब वो फेल होता है तो हमारे यही सारे तजिया का जो बड़े बड़े नामुर क्रिकेटर हैं, स्टार हैं, ये फिर उनको जो है वो बुरा वाला कहना शुरू कर देते हैं। इनको चढ़ाने वाले ही हम होते हैं। देखिए अभिषेक शर्मा कब से रन कर रहा है, हमने तो नहीं देखा कि भाई उनके के लाइन लग गई हो उनके पास वहां पर और कहें ये क्या, वो तारीफ जरूर करते हैं लेकिन ये नहीं कहते। हालांकि उनके उनके जो मीडिया ये कह रहा था, देखिए अभिषेक शर्मा रन कर रहा है, अगर फाइनल में नहीं चलता तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा जी अभी शर्मा नहीं चलता तो और भी हमारे पास मैच विनर है। तो कहने का मकसद है, आप जो अभी ऑलराउंडर की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हर आदमी को अपनी टीम में जगह बनाने के लिए ऑलराउंडर बनना पड़ रहा है कि अगर मैं बैटिंग में ना करूं तो मैं बॉलिंग में कर लूं तो मैं टीम में रहूंगा। तो ये सारे यही है, पहले आपके पास ओपनर 6 ओपनर, फिर आपके पास मिडल में कोई भी बल्लेबाज नहीं है जो मिडल में आपको आके संभाले। फिर कभी साइम ऑलराउंडर बन गया, फहीम ऑलराउंडर बन गया, मैं इस पे करूंगा बदी भाई, ये ऑलराउंडर वाले मामले पर तो आज मैं बात करूंगा कि हम ले जाते किसी को बैट्समैन है, निकलता वो ऑलराउंडर है। अच्छा फहद जरा हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन को लेकर, और ये जो इतने बड़े बड़े टैलेंट हैं, हमने हसन नवाज को जनरेशनल टैलेंट करार दिया हमारे कप्तान ने, और हमने उसे फिर इंडिया के खिलाफ मैचेस में बाहर ही बिठा दिया, और फिर हुसैन तलत को ले आए। ये हुसैन तलत के हवाले से ज़रा आप हमें बताएं ना, टेक्निकली कितने ज़रूरी हैं ये टीम के लिए इस वक्त। देखिए शान भाई, बात यह है कि जब आपकी चीज़ें वर्क नहीं कर रही होती है ना, तो हमारे पाकिस्तान में यही स्टाइल है बेसिकली कि वी केप्ट ऑन चेंजिंग आवर प्लान्स। क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता है, ये हॉकी फुटबॉल थोड़ी है कि आज उसको खिला लो कल उसको खिला लो परसों। क्रिकेट चलती कॉम्बिनेशंस के साथ, और बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं। हम हर दफ़ा ये बात करते हैं और हर दफ़ा इसी चीज़ को लैग करते हैं। ठीक है, देखिए बात ये कि हुसैन तलत को खिला दिया या ना खिलाया, मेरे लिए तो हुसैन तलत इतना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि आप अगर हुसैन तलत को आप नहीं खिलाते हैं, लेट से आपके पास कौन सी पीछे को लाइन लगी हुई है, बड़े स्टार्स पड़े हुए हैं या कोई बड़े परफॉर्मेंस वाले लड़के पड़े हुए हैं कि जी उसके साथ ज्यादती होगी उसके साथ ज्यादती होगी। आपने सारों को ट्राई कर लिया है, लेकिन आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही नहीं बना सके हैं। आपने T20 क्रिकेटर्स जो है ना वो प्रोड्यूस करने हैं। T20 क्रिकेट साइंटिफिक गेम है। अब आप इंडियंस को देखें, वो कितना साइंटिफिकली कंपोज खेले हैं, उनके ऊपर से 4 आउट हो गए। और मैं जहां बैठ के मैच देख रहा था, आप यकीन माने मैंने उन लोगों को बोला कि ये तिलक वर्मा जो है ये मैच जिता देगा इनको, क्योंकि वो बड़ा कंपोज खेलता है। देखिए प्लेयर वो होता है कि जो सिचुएशन के हिसाब से खेले। अगर तेज खेलने वाली सिचुएशन है तो उसको बाहर से मैसेज होगा कि यार आपने तेज खेलना है। अब हमारे माशाल्लाह इतना अच्छा कुदरती स्टार्ट मिल गया, फखर ने इतना अच्छा स्टार्ट लिया। मुझे तो समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या मैसेज लेके बैट्समैन बाहर से अंदर आ रहे थे, जो कि हिट्टे मारी जा रहे थे मारी जा रहे थे मारी जा रहे थे। और मैं हैरान हूं कि उनको रोकने वाला ही कोई नहीं था। चलो एक ने गलत मारी आउट हो गया, 2 ने मारी 3 ने मारी, भाई कहीं रुक तो जाओ। अगर नहीं ये अच्छा, 20 वैसे 25 फहद एक दो बार ना भारतीय फील्डिंग ने बड़ी कोशिश की नहीं रोके, कैच भी ड्रॉप कर दिए उन्होंने, रनआउट भी छोड़ दिए, बिल्कुल उन्होंने बड़ी मेहनत की कि रोकें। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं रुकेंगे भाई, पिच बहुत गर्म है, बहुत मुश्किल है इस पे खड़ा होना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती है कि इनको क्या मैसेज, कौन सा कोच है बाहर बाहर कौन लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ। अच्छा फिर मजे की बात ये है, इनको कभी भी पिच रीड करनी आई नहीं आज तक, और उस दिन ये भी इनसे वाकई पिच सही रीड बात। नहीं हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ क्रिकेटर और टेक्निकली, उस दिन फरहान का दिन था, फरहान की हिट्टें लग रही थी। क्रिकेट में यही होता है कि जिस दिन आपका दिन होता है आपकी लग रही होती हैं। इन्होंने बाहर बैठ के ये जज ही नहीं किया कि अभी जब पावर प्ले के बाद 10 ओवरों के बाद बॉल थोड़ा सा पुराना होगा तो ठीक बॉल है। ब्रेक अच्छा करेगा फहद, और आप बॉल अपनी थोड़ा बात जरा स्लो है। कंटिन्यू कीजिएगा, ये टेक्निकल चीज आपसे ही स्टार्ट करूंगा एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी फहद। अच्छा जरा टेक्निकल चीज आप हमें बता रहे थे कि पिच रीडिंग का मसला आ रहा है, तो कोच इतने बड़े सीनियर कोच हैं, इतना बड़ा नाम है माइक हैसन, यार वो पिच नहीं रीड करते। यहाँ पर पंखे लगा के आकिब जावेद अपनी पिच बनाकर स्पिनर खिला के
तो मैच जीत जाते हैं, तो वो पिच नहीं रीड कर सकते थे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिच रीडिंग जो है ना, सिर्फ वो माइक हेसन का काम नहीं है। ये सारे जो क्रिकेटर हैं, आप इनको उठा के देखें कि इनको कितने कितने साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। हम स्कूल क्रिकेट में होते थे ना, तो मैं बैटिंग करने जाता था, मुझे पिच का आइडिया हो जाता था। ये देखिए, सारा कुछ आप बोर्ड पे, मैनेजमेंट पे, कोचिस पे नहीं डाल सकते। हर प्लेयर की एक सेंस होती है, सेंस ऑफ judging the pitch, sense of judging the morale of the next team। आपको पता है, उस दिन इंडिया का मोरल और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा गिर गई थी जब उनको फरहान फैंटी लगा रहा था। अब इस चीज का हमारे बैट्समैन को फायदा उठाना चाहिए था। हुसैन तलत ने भी बिल्कुल स्टूपिड शॉट मारी। हारिस जो आपका विकेट कीपर है, मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही है वो क्या करना चाहता है। वो कीपिंग तो चलो ठीक कर लेता है, लेकिन बैटिंग में यार आप अंदर आते हो, आप 2-4 सिंगले लेते हो, आप माहौल के साथ एडजस्ट होते हो। हर बड़े मैच का हर दफा एक नया माहौल होता है। हम माहौल में एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं लेते। हमें ऐसे लगता है कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी और हम जाएंगे कैसे घर। मुझे तो इनको ऐसा लगता है। आप ये कह रहे हैं आपने फहद देखा होगा के, इंडिया आप के ये हालात कह रहे में हैं इस दो फहद, मैचों में। मैं जरा आता हूं इस पर। आपने अब जो बात की है ना, ये जो पिच को रीड करना, ये करना, और हारिस का आप कह रहे हैं कि बहुत कीपिंग ठीक कर रहा है, वो मीम बन रही है उनकी कि कोई एक घर की खातून है, वो अपना काम पूरा मुकम्मल कर लेती है, उनसे रन आउट नहीं होता इतनी देर में। तो वो ये तो हाल है उनका, वो रन आउट कर देते तो अच्छा था। हुसैन तलत ने क्रूशल मोमेंट पे कैच छोड़ दिया, वो कैच कितना हमारे लिए डैमेजिंग पार्ट हुआ। बाद में वो कैप्टन आपका कहता रहा उससे क्या फर्क, भाई 24 रन मार गया दूसरा आपको, आप कह रहे क्या फर्क पड़ा, वो छक्के मार गया आपके बॉलर को, आप कह रहे क्या फर्क पड़ा। ये जरा वसी इस पर, ये जो हम बात करें कि हारिस की कीपिंग और बैट, भाई आप उसे बतौर बैट्समैन, अच्छा जिसको हम बतौर बैट्समैन खिला रहे हैं वो तो ऑलराउंडर निकल आया, ये भी बड़ा मसला है। मैं यकीन माने, मैंने कल जब फर्स्ट टाइम देखा वो आ रहा था सोशल मीडिया पे, तो आई थॉट इट इज़ फोटोशॉप। मैं फिर गया ऑफिशियल वेबसाइट, मुझे भी ऐसे ही लगा कि कोई मजाक है। व्हाट इज दिस, मतलब आप समझ नहीं आ रही कि आपका एक, हमने सईद अनवर को रिप्लेस करना था, हमने हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर लिया, हमें कुछ समझ उसको भी पूरा नहीं किया। तो ये चीज़ है कि सर ओनस लेना पड़ेगा प्लेयर्स को खुद, जिस तरह फहद भाई ने कहा कि ये चीज़। पिच रीड वाली बात बहुत सही की, आप चूंकि खुद खेलते हैं, मैं वाकई इस बात पे कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। हमारी टीम जो कैप्टन है वो भी, कोच है, वो पिच रीड क्यों नहीं कर पाते, क्या वजह है? सर पिच रीडिंग का तो ये है कि आप अंदाज़ा ये लगा लें कि कंडीशंस, चले पिच तो एक आपके सामने होती है ना, कंडीशंस भी एक चीज़ होती है कि ड्यू पड़ेगी ये वो। आपके कप्तान ने टॉस हारने के बाद कहा मैं तो बैटिंग ही करनी थी पहले। यार मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं ये क्या, दुबई में जहाँ पे चेज़ अगर आप 200 भी लगा दो तो वो चेज़ होता है। 2 दिन पहले श्रीलंका जैसी मतलब बहुत लो मोरल वाली टीम ने 200 चेज़ कर दिया था ऑलमोस्ट, और आप कह रहे हो कि मैंने बैटिंग ही करनी थी। यानी हमारा मसला ये है, जो सबसे बड़ा मसला है, बदी भाई से भी इस पे आप पूछ सकते हैं कि हमारा मसला ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, उसके ऊपर हम कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। हमें ये लगता है कि हम प्रॉब्लम 3 4 5 हमें कोई पॉइंटर्स बताएं। सर प्रॉब्लम ये है कि हमसे स्पिनर नहीं खेला जाता, हमें हाथ से नहीं पकड़ा जाता, ठीक है। हमें टॉस से पहले पता नहीं होता 17 बंदों में से कि 11 कौन खेलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब बारी शुरू होती है तो वो हमें ऑर्डर ही नहीं पता, गली क्रिकेट में जिस तरह वो कहते हैं ये 13 नंबर है, ये 13 नंबर है, आंखें बंद करके वो करते होते हैं ना हम, बिल्कुल वो चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉलर्स जब बॉलिंग करने आते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा क्या रोल है, हमने वैरायटी क्या कहाँ पे यूज़ करनी है। तेज़ बॉलिंग नहीं काम करती, नहीं काम करती, नहीं काम करती, ये हम अगर कह रहे हैं तो इनको क्यों नहीं पता लगता। फिर एनालिस्ट 3-3 लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, उन्हें नहीं समझ आती। सर ये देखें, आप पहले वीडियोस देख लें, 100 वीडियोस देख लें, रियल टाइम जो डाटा अंदर जा रहा होता है वो मैटर करता है उस वक्त। देखें आजकल हर 5-5 बॉल्स के ब्रैकेट पे लोगों के रिकॉर्ड्स होते हैं, कहाँ पे जाके प्लेयर थकता है, कहाँ पे जाके उसका स्ट्राइक रेट लो होता है, कहाँ पे आपने जाके उसको स्पिनर से पकड़ना है, कहाँ से जाके आपने उसको फास्ट बॉलर से पकड़ना है। हमारे माशाल्लाह अबरार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा, उन्होंने उसका एंड चेंज करके हारिस को 6 रन पड़े, उसको करवाई नहीं, उसको 3 ओवर नहीं करवाए। हुसैन तलत को हम एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, 1 ओवर नहीं कराया, तो 1 ओवर भी नहीं कराया। फिर जिस तरह फहद भाई ने कहा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि देखें हुसैन तलत को उन्होंने बाहर किया, सॉरी खिलाया, तो उसकी जगह हसन नवाज को बाहर किया। बदी भाई शायद जानते हो या नहीं, हसन को हम हसन के साथ खेले हैं,
ये जो पिचेस थी ना सर, दुबई वाली जो आखिरी 2 मैचेस थे देते भाई, सर, बांग्लादेश ले गए उसको, वहां उसने स्कोर कर दिया, खेलने देते। वो सीधी पिचेस थी। आई गारंटी यू कि वो वहां पे रन्स करता, और बीच में आके अगर 15-15 रन्स वो दोनों मैचेस में कर लेता तो हमने मैच जीत जाना। यस, आपको 20-25 रन ही आप शॉर्ट। और फिर दूसरी चीज ये है कि जिस चीज को हम बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं, हर कोई इस चीज को नहीं वो कर रहा, कि जब पार्टनरशिप चाहिए थी ना इंडिया को, तिलक वर्मा तो खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन आपने ये देखा है कि उन्होंने 3 ओवर्स कोई रैश शॉट नहीं खेला सैमसन के साथ। सिंगल। अच्छा, वो 6 भी मिस नहीं कर रहे थे, 8 बन रहे थे एक ओवर में, डबल कर रहे थे। और उनका जो रन रेट एक टाइम 11 पे चला गया, लेकिन उन्हें इतनी एबिलिटी पे, अपनी पे यकीन था कि हम ये 11 को 8 पे ले आएंगे, और वो एक ओवर उनका 17 का लगा तो वापस ले आए। तो हमारे प्लेयर्स में अपनी एबिलिटी के ऊपर शक है इनको कि हम नहीं कर सकते। अब देखें हारिस ने जिस तरह शॉट खेली, यार चेक शॉट क्यों मारो, या तो पूरा मारो, बाहर मारो, लेकिन पता है बात ये होती है कि आपके बैक ये चीज। अच्छा बदी भाई, ये जो बात कर रहे हैं हसन नवाज को लेकर और हुसैन दलत वाली के, आप हसन नवाज को जनरेशनल टैलेंट भी करार देते हैं, पिच रीड भी आपसे सही से नहीं हो पाती, फिर इतने सारे हमारे एनालिस्ट बैठे हैं जो फहद भी बता रहे हैं और वसी भी, कि भाई ये सारे बैठे हुए हैं बाहर, ये क्या एनालाइज कर रहे हैं, हमारे बॉलर से बॉल वहाँ नहीं पड़ रही जहाँ कोच कह रहा है। अच्छा, कोच को भी मिड ऑफ द मैच याद आया कि ऑफ साइड पे उसे कह दे बॉल कर दो, और उससे ऑफ साइड नहीं हो रही, वो उल्टा नाराज हो रहा है कोच से दूसरी तरफ मुंह करके कि मुझे क्यों कहा। वो भी एक अजीब सिचुएशन। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं हम ये? जी वदी भाई। देखिए, जो अभी बात की वसीम भाई ने, देखिए होता ये है, बिल्कुल सही है। हमारे, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि जो 5-6 मैचेस में या 4 मैचेस में एक लड़का रन कर देता है तो हम उसको आसमान पर बिठा देते हैं, और जब उसको जमीन पर फेंकते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। एक तरफ आप कहते हैं कि हसन नवाज, हमें ऐसा टैलेंट मिल गया कि ये मुश्किल से मुश्किल मैच हमें निकाल के दे देगा, और दूसरी तरफ आप उसको 3 से 4 मैच खिलाने के बाद बाहर कर देते हैं। जब आप साइम को पूरा चांस दे रहे हैं तो उसको क्यों नहीं दिया आपने? आप जब हारिस को नाकिस परफॉर्मेंस पर चांस दे रहे हैं तो उसको पूरा चांस क्यों आपने नहीं दिया? भाई आपने अगर खिलाना ही था, आप एशिया का पूरा देख लेते, नहीं होता आप बोलते भाई आप जाएं जाके अपनी टेक्निक सही करके आए और फिर खेलें। मैं ये कहता हूं कि कप्तान पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा? असल में इस शिकस्त का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तानी कप्तान है। मुझे बताएं कि 7 मैचेस में उसके 80 रन भी नहीं है, उसके अलावा जो वो मैदान में दाखिल होता है तो सिर्फ बबल चबाने के अलावा उसको कोई काम नहीं होता, वो समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है। ना उसको डिसीजन लेना आता है, ना उसको बॉलिंग चेंज कर किस वक्त करनी है उसको आता है, ना उसको फील्ड प्लेसिंग का पता है कि कौन से फील्डर को कहाँ रखना है। तो ऐसा कप्तान, उसको तो कप्तान लगता ही नहीं था कि कप्तान आपको मैदान में दूर से नजर आ जाता था। जब जैसे आपको बड़े कप्तान नजर आते थे, मिसबाह हो गया, यूनुस खान हो गया, फिर शुएब मलिक हो गया, या फिर सरफराज हो गया, इवन शाहिद अफरीदी आते थे, शाहिद अफरीदी हो गया, दूर से कप्तान नजर आते थे, और ये आंखों में आंखें डालकर जो है वो मुखालिफ इंडियन टीम खासतौर उस पर जो है वो वार करते थे। हम तो यार चलो वो हारते भी थे, लेकिन अगले को पता चलता था अफरीदी जब तक है हम मैच नहीं जीत सकते, शुएब मलिक जब तक खड़ा है मैच नहीं जीत सकते, सरफराज जब तक है हम मैच नहीं जीत सकते। वो स्ट्रगल करते थे, यहाँ तो हंसते खेलते आपको हरा के चले जाते हैं। और दूसरा भी वसीम भाई ने बात की कि वो ये नहीं कर रहे, वो खेलता तो वो जीत जाता। ये हम कब से देख, 2009 में मिसबाह वो शॉट नहीं खेलता तो हम वो वहां पर जो है वर्ल्ड कप जीत जाते। फिर जो है वो आमिर आखिरी ओवर से ही वो बॉल वैसे ना करता तो मैच जीत जाते। फिर हारिस स्टैमिना छोड़ता वो मैच जीते। ये बातें हम कब तक बोलते रहेंगे? असल मतलब है आप इनकी जो सर्जरी का वक्त है ना वो अब है, अब सर्जरी करें। आप इन प्लेयर को क्यों लेके एवरेज प्लेयर को जो है आपने रखा हुआ है? अब बात अब दिल्ली के क्या कसूर है, जो परफॉर्म देता है वो बाहर हो जाता है। सलमान मिर्जा का क्या कसूर है, जो परफॉर्म करता है बाहर बैठ जाता है। असीफुल्लाह बाहर बैठा हुआ है। वो भाई जब आपने नए टैलेंट को आजमाना ही है तो उन परफॉर्मर को आजमाओ जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभिषेक शर्मा को मैं सुन रहा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जो जब कौन सी शमीम गिल और मैंने ट्रॉफी एक साथ खेली और इतने इतने मैचेस में परफॉर्म करने के बाद हमें चांस मिला आईपीएल में, और आईपीएल में हमारी जो कारकर्दगी थी वो एक मैच में नहीं थी, वो 10 मैचों में कारकर्दगी के बाद हम टीम में आए, तो हमने ये मौका गंवाया नहीं है। वो लोग सीखते हैं, हमारे सीखने वाला कोई नहीं है। हमारे एक बंदे ने आज एक मैच जिता दिया ना, उससे यूं खड़े हो जाते हैं और ऐसा हीरो बन के जा रहा होता है, मैं और आप भी खड़े होंगे ना,
बात करेंगे सलमान भाई कैसे हैं, वो मुंह नीचे करके चले जाएगा, हालांकि वो जब नहीं खेल रहा होता ना और तो आपको नाम लेके पुकारेगा भाईजान आप कैसे हैं। ये हमारे यहाँ है, उनमें कोई जो है अच्छा, ना कॉलर मैं नहीं खड़े पे। बदी भाई एक बात बताएं, ये पिच रीडिंग का क्या इशू है हमारा? हम पिच रीडिंग पर हमेशा बात क्यों करते हैं? कैप्टन को नहीं पता होता पिच कैसी है क्या है, रीड नहीं करता? आपको याद होगा पैट कमिंस, उसने तो वीडियोस बना के बड़ा ट्रॉल किया था और वो पहले ही समझ गया था पिच कैसी है। फिर क्या क्रिकेट खेले वो इंडिया के अंदर, और कितनी पिच को टेम्पर किया भारत ने, लेकिन उन्होंने मैच नहीं जाने दिया। यही बात होती है असल में, हेड कोच, कप्तान और टीम मैनेजमेंट, जो आपके पास बॉलिंग कोच आपने रखा हुआ है, बैटिंग कोच रखा हुआ है, जब विकेट मैच से एक दिन पहले जाते हैं या मैच जो टॉस से पहले आप जाते हैं तो आपको रीड करनी चाहिए ना पिच को, कि यार जी इस पिच पर बॉलिंग पहले करनी है, बैटिंग पहले करनी है, या ये स्पिनर को मदद करेगी या फास्ट बॉलर को मदद करेगी, आपने पहले ये डिसाइड करना होता है। हमारे तो किसी को पिच रीड करना नहीं आती। और बार बार खुदा का वास्ता है फरहान भाई, इस आकिब जावेद का नाम ना लिया करें, उसने पंखे लगा के सुखा दिया था तो उसने ये कर दिया था, खुदा का वास्ता वो बस स्पिनर से आपने अपने मतलब की विकेट 6 गज जो है लंबी टर्न हो रही है और उस पर अगर आप मैच जीत गए तो आप उसको जो है ना आसमान पे ले जाएंगे, कुछ उसने नहीं किया था। असल में पाकिस्तान की क्रिकेट जो खराब हो रही है, जो तबाह हो रही है ना, वो सिर्फ आकिब जावेद की वजह से हो रही है, मनमानियों की वजह से। उस तो ये आप कहेंगे आकिब जावेद ने उसके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या होता है, मुझे बताया ना, हाई परफॉर्मेंस सेंटर दुनिया भर में जो बने हुए क्या होता है, वहाँ तो खिलाड़ियों को ट्रेन किया जाता है, वहाँ तो खिलाड़ियों को गलतियां बताई जाती है, वहाँ खिलाड़ियों को स्किल बताई जाती है। हमारे यहाँ तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर खाली रखा होता है। उस दिन मैंने देखा शाहिद अफरीदी क्या 2-4 लड़के खेले तो उनको सिखा रहा था शाहिद अफरीदी। तो भाई अच्छा, तो आप फिर शुएब वो अख्तर ने शाहिद मुझे कहा है अफरीदी मुझे तैयार कर रहा था बदी भाई, तो असद शफीक क्या कर रहा था जिसको हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बना के भेज दिया? वो बस घर में सोते रहते हैं, जिस दिन आना होता है वो नेशनल से कोचिंग सेंटर आ जाते हैं और बाकी चले वो अपना कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, नेशनल स्टेडियम आ जाते हैं, फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। उनको क्या है भाई, लाखों रुपए पैसे मिल रहे हैं, ये उनको क्या बात है, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए हैं। आपने मेंटोर रखे थे, उनका क्या हुआ? आपने कौन से उन मेंटोर ने आपको बड़े बड़े नाम पैदा करके दे दिए। आप जिन लड़कों को बेंच पर बिठाते हैं, बेंच पे बैठाते हैं, उनको जो है कुछ अर्से बाद बगैर खेले बाहर कर देते हैं। तो यही आपका होगा, आपके पास 15-20 लड़के फालतू नहीं है जो पाकिस्तान टीम में कोई इंजर्ड हो जाए, किसी इंजरी का शिकार हो जाए तो आप जो है उसको इंटरनेशनल मैच सर, खिला आप सके। 15-20 ये की तो बात आपका कर रहे हैं बदी भाई, एक बाबर आजम और एक रिजवान, इन दो का रिप्लेसमेंट नहीं निकाल के ला पा रहे हम लोग। आप 15-20 की बात कर रहे हैं, ये दो का रिप्लेसमेंट, ये 20-25 टीम के लड़के पूरे नहीं हैं इन दो के रिप्लेसमेंट पे। फिर हम कहते हैं जी बाबर रिजवान की बात क्यों करनी है? भाई करनी पड़ती है, मजबूरी है आपकी, क्रिकेट पूरी नहीं होती उन दो के बगैर। बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में मैं क्या करूंगा, वहाँ कमेंटेटर साइमन ड्यूल जैसे लोग पूछ रहे हैं कि यार ये क्या बाबर रिजवान के साथ इशू है, बाबर रिजवान अगर इस पिच पे होते तो आपको ऊपर तले ये स्कोर इतने कम से कम मामलात पे वो रुक जाते, टिक जाते, बॉलें खेल लेते, वो स्ट्राइक रेट को छोड़कर वो आपका स्ट्राइक रोटेट कर लेते। हम उनके भुगत से ही बाहर नहीं आ रहे। फाद साहब, बड़ा आप सपोर्ट कर रहे थे आकिब जावेद साहब को, इधर बाबर आजम और रिजवान को लेकर तो दुनिया बोल रही है। सर अल्लाह ताला माफ करे, मैंने किस दिन आकिब जावेद को सपोर्ट किया है? बस मैंने डाल दिया मैं आप पे। मैं क्रिकेटर हूं, मैं हमेशा उस बंदे को सपोर्ट करूंगा जो क्रिकेट की डेवलपमेंट पे काम करे। देखिए आप लोग सारी बातें कर रहे हैं अरसलान भाई, मैं सब सुन रहा हूं, ऐसे थोड़ी क्रिकेट सही होनी है यार। क्रिकेट बच्चा, आपको उस दिन भी बताया था, जब पैदा होता है वो सबसे पहले स्कूल में जाता है, वो क्रिकेट अपनी स्कूल से शुरू करता है। हर बच्चे के पास एक्सेस थोड़ी है कि वो अब्दुल कादिर एकेडमी में चला जाए या नेशनल एकेडमी में चला जाए या सर लाहौर मैंने कलंदर बात के ही यहीं से शुरू हाई की थी परफॉर्मेंस सेंटर फहद। में चला जाए। फहद, मैंने आपसे बात जी यहीं से जी, शुरू की थी। मुझे बताएं ना, इन क्रिकेटर्स ने जो एकेडमीज बनाई हैं उनकी फीसेस इतनी हैं, कोई लड़का ग्रूम जी नहीं किया, बिल्कुल कोई एक लड़का अजहर अली की एकेडमी बिल्कुल से बिल्कुल। किसी से एक कोई सेकंड ग्रूम ना, नहीं। मैं दोबारा जरा फाइनल पे आना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी बात वहां खत्म हो गई थी। ये कैप्टन है जो हमारा, इसको इतनी अक्ल नहीं है, इसको 2 ओवर वहां खुद करने चाहिए थे। ये ऑफ स्पिन करता है। इसने जब दुबे बैटिंग करने आया, दोनों लेफ्ट हैंडर हो गए थे और वहां पे अच्छा भला गेंद ब्रेक हो रहा था, इसने वहां 2 ओवर क्यों नहीं किए और साथ 1 ओवर साइम का करवाता? साइम ने 3 ओवरों में 16 स्कोर दिए हुए थे। रख के उस पर डिस्कशन करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि देखें, आप तनकीद बिल्कुल करें, लेकिन तनकीद भी मलहूज़ खातिर रख के एक दायरे में करनी चाहिए और उससे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। आप उसकी
बिल्कुल टेक्निकल बात करें। अच्छा, मैं वापस आऊँगा ज़रा ब्रेक से। अब हम ज़रा बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिलेक्शन हुई है, प्योरली इस पर ये पूरा सेगमेंट होगा। और जो सिलेक्शन हुई है, हसन अली भी मौजूद हैं, बाकी भी मौजूद हैं। एक वाहिद इमामुल हक, बाबर आजम और रिजवान ने तो खेलना ही था, एक वाहिद इमामुल हक हैं जिनकी वापसी बड़े ज़बरदस्त मेरिट पर हुई है। ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फहद, ज़रा आप बात कर रहे थे हम सिलेक्शन को लेकर, अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज़ को लेकर। मैं ज़रा सी ये बात भी भारतीय वतीरे पर भी लाजमी करूँगा, लेकिन पहले ज़रा हम इस पर कर लेते हैं। ये जो सिलेक्शन में लड़के आपके सामने आए हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिन्होंने खेलना है, हसन अली भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं और भी बहुत सारे लड़के बने हैं। रोहेल नज़ीर बहुत अच्छा है, रोहेल नज़ीर पे मैं बहुत खुश हूँ कि यंगस्टर्स को चांस दें। डोमेस्टिक में उसने धड़ाधड़ स्कोर किया है। अब इसके अंदर इमामुल हक एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट है जो स्कोर करके वापस आया, लड़ के वापस आया। काउंटी में वो लंबी इनिंग्स लगाकर 4 सेंचुरियां करके 150 भी उसमें किया, बड़ा शानदार खेला और मेहनती है। पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक पूरी खेलता है, वो जहां पर भी होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 सब खेलता है, काउंटी भी खेल रहा है। उसके साथ थोड़ी ज्यादती रही है, मैं इसका अब एडवोकेट हूँ। ठीक है, आपको उसकी बहुत चीज़ें नहीं पसंद होंगी, भाई वो अलग रखें, उसकी क्रिकेट को अलग रखें। क्या कहेंगे फहद? देखिए, अच्छा है अगर उसने परफॉर्म किया है। बात तो तब है कि जब अपने मुल्क की तरफ से परफॉर्म करेगा। मुझे तो खुशी तब होगी कि जब वहाँ इतने 100 करके आया है, तो यहाँ पे भी टेस्ट मैच में 100 करे, बल्कि 100 क्या करे, बड़ा 100 करे, 150 200 करे, क्योंकि आजकल यहाँ पे गर्मी है और बड़ी मतलब बैटिंग पिचेस होंगी अनटिल अनलेस इन्होंने फिर वही आकिब जवेद साहब ने पंखे लगा के और वो नेगेटिव पिचे बना के साजिद अली को ला के 2 टेस्ट खिला के फिर पूरा साल साजिद अली साहब गायब होते हैं। मतलब किस किस्म की क्रिकेट ये खिला रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरी टेस्ट टीम में सर फखर फखर जमान जो है ना, मैं अगर कोच हूं तो मैं उसको टेस्ट क्रिकेट भी खिलाऊं। अब ऑस्ट्रेलिया वार्नर को टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाती थी, गिल क्रिस्ट ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। मतलब जो पॉजिटिव खेल क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, आप उनको टेस्ट क्रिकेट में लाजमी रखो, उनके टेम्परामेंट्स बेहतर करो। साइम अयूब को आपको टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, उसको उसको लंबे रन्स करने आएंगे, उसको पिच पे खड़ा होना आएगा। और साइम अयूब को प्लीज जाया मत करें। ये हसन नवाज हो गया, साइम अयूब हो गया। देखिए, क्रिकेटर पे बैड पैच आ जाता है। जिस तरह बाबर का आपने देखा, कोहली पे भी आया था। हमारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि जब हमारे मुल्क में होता ये है कि जब क्रिकेटर के ऊपर बैड पैच आता है ना, उसको बैक करने के बजाय वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाता है। मीडिया भी उसके पीछे पड़ जाता है, मैनेजमेंट भी उसके पीछे पड़ जाती है। वही तो टाइम होता है कि उसको बैक करना है आपने। हमारे यहाँ पे बैक करने वाला सिस्टम ही कोई नहीं है। या किसी से रन्स नहीं हो रहे, 5-6 मैचों में रन्स नहीं किए, ये जी फारिग है। यार साइम जैसा टैलेंट नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको बताऊं। और मेरी हर टेस्ट टीम में साइम अयूब आता ही आता है। मेरा सोचने का अंदाज फर्क है, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल हूं। मैंने अच्छी पॉजिटिव कप्तानों के अंदर क्रिकेट खेली हुई है, जो कि आजकल नहीं होती है। आप केप्ट ऑन चेंजिंग अल्लाह करे। आप इमाम अच्छा प्लेयर है, इमाम स्कोर करे, लेकिन मैं इस सिलेक्शन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। अच्छा वसी, मैं इस बात से थोड़ी देर पहले हम बात करते, फ़खर या साइम जैसे खिलाड़ी या हसन नवाज जैसे खिलाड़ी, आप उन्हें कम से कम बांग्लादेश इन टीमों के खिलाफ मौका ज़रूर दें। और मैं समझता हूँ जब तक आप खिलाएंगे नहीं उन्हें फॉर्मेट्स, आपको उनको भी टेम्परामेंट नहीं समझ आएगा, उनको गेम अवेयरनेस नहीं आएगी, उनको स्ट्राइक रोटेट करना, खड़े होना, उसके अंदर पेशेंस होना, कब कहाँ बॉल आ रही है मारना। फ़खर तो खेला भी हुआ है टेस्ट और बहुत अच्छी खेला हुआ है टेस्ट क्रिकेट। देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बाबर आजम का जो प्रॉब्लम है वो टेक्निक या वो चीज़ नहीं है, उसके रन्स नहीं है। तो वो लंबी क्रिकेट खेलेगा तो रन्स आएंगे, उसे एक फ्लो बनता है प्लेयर का, और जब फ्लो बनता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक शॉट। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें ना, बाबर अभी डोमेस्टिक खेलता, आपने उसे कॉल कर लिया अब टेस्ट के लिए। अब हम अरसे से डोमेस्टिक की बात करें, आप टेस्ट में, या तो उसको अगर आपने ये कर ही दिया था तो खेलने देते भाई, एक बार उसको 4 डे कायद आज़म ट्रॉफी लगाने देते, आपको भी पता चल जाता आपका टैलेंट साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या करता है। असल में तो सब डरे हुए ये हैं कि जी अभी एशिया कप हारे हैं, अब ये ना हो कि यहाँ भी कुछ हो जाए। तो बाबर तो अच्छा, बाबर को जीत की जमानत भी समझते हैं हम।
सर देखें उसने आपको जिताए हुए ना रन। अब मुझे ये बताएं, आप कराची वाला 196 उसने No 2 doubt. दिन बैटिंग करके आपको मैच बचा के दिया। वो बहुत डेंजरस ठीक मैच है? था। मतलब देखें आप उसको छोड़ दें, बाबर की हम बात ही नहीं करते, ही वॉक्स इनटू एनी टीम। लेकिन मैं फात भाई से साइम अयूब वाली बात पे मैं डिसएग्री करूंगा। वो ठीक है, वो खेले, ये जो 4 डे का टूर्नामेंट आ रहा है ये सारा खेले, 800 रन करे, फिर बात करें हमसे। नहीं, ठीक लेकिन है, खेले हुए सर, डोमेस्टिक सीजन लगाए हुए लेकिन हैं। सर नहीं है ऐसा ना, नहीं है कि वो उसने लेवल लगाए। साइम का नहीं है कि वो अभी इस टेस्ट टीम में मेरे नजदीक हो। देखें और फिर अच्छा, अब्दुल्ला भी स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहा। मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों कैपिटलाइज नहीं कर रहे अपने टैलेंट को? सर ये तो बात तब आती है कि जब आप देखें कि आपको पीछे, अब देखें साइम अयूब को अब अंदाज़ा हुआ होगा कि इमाम पीछे था, उसने रन्स किए और उसने बहुत मुश्किल कंडीशंस में रन्स किए। यहाँ पे भी आके उसने 300 किया, और जिस तरह फात भाई ने कहा, उसने जब जब पाकिस्तान के लिए खेला है इमाम ने, जब जब हमने उसे परफॉर्मेंस पे ड्रॉप नहीं किया, हमने उसे पर्ची कह के वैसे ही ड्रॉप कर दिया। ये बड़ी ज्यादती। यानी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके 100 हैं, अफ्रीका में जाके उसने 100 किए में, वर्ल्ड कप में उसके 100 हैं। सर वनडे में नंबर 2 बैट्समैन हो गए थे, जब आपका ही नंबर 1 नंबर 2 दोनों साथ बाबर थे और बाबर और इमाम थे। वो बहुत अच्छा प्लेयर अभी। अच्छा, अभी काउंटी, अगर मैं काउंटी सीजन की बात, आपको याद होगा फहद, आपको भी, बदी भाई को भी, काउंटी सीजन जो हमारा खिलाड़ी 4 दिन की क्रिकेट खेलता था, वो कमाल का परफॉर्मर रहा है। बदी भाई, काउंटी क्रिकेट की अहमियत थी। अब हमने यही काउंटी को ख़त्म करके वो ब्लास्ट लास्ट इनकी तरफ चले गए। चलो वो भी खेलते थे, अब वो भी लड़के नहीं खेल रहे, छोटी छोटी T20 लीग खेल रहे। अभी तो खैर इन्होंने मनसूख कर दिए सारे मुआहदे, पता नहीं BBL का क्या होगा। बाबर ने वहाँ जाना था, अब वो भी क्या होगा वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे। इसकी कोई टेक्निकली चीज़ समझ आ रही है कि ये जो मुआहदे ऐसे मनसूख कर दिए हैं, तो क्या बाबर भी मुतासिर होगा इनसे और बाकी प्लेयर भी जो ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे थे? में अगर आपको हार हुई है और उसके बाद इस तरीके से आप मुआहदे खत्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो खिलाड़ियों के साथ ज्यादती है। उनके पहले से मुआहदे हुए जो लोग हारे हैं और जिन लोगों ने रन नहीं किए या जिन लोगों ने वो जरूरत है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलें, उनको आप जरूर कहें, लेकिन जो खिलाड़ी बाहर बैठे हुए थे उनका कसूर क्या है? आपने उनको पहले NOC दी, अब NOC दी है तो उनको फायदा उठाने दें, जाके खेलने दें। और दूसरी तरफ आपने बात की कि इमाम उल्लाह की, देखें वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, वो अक्सर वो क्या नाम है, सलमान दिया करते हैं कि और जेड़ा इंद ओ जिंद जेड़ा बाहर ओ बेकार। तो इमाम उल्लाह की, हाँ, तो इमाम उल्लाह की मिसाल भी वही है कि वो मेरी बात सुने, उसने हमेशा टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, उसने रन किए हैं, लेकिन हम उसको पर्ची कहकर जो है वो बाहर कर देते हैं। ज्यादती की है वैसे बदी भाई, बड़ी ये कुछ एलिमेंट्स ने बहुत ज्यादती की है। मैं कहता हूं आपको, अगर उसकी बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम था तो उसको मैनेज किया जाता है। बिहेवियर तो प्रॉब्लम भारत में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी थे, मैनेज किया जाता है भाई बिहेवियर बड़े प्लेयर का। हमने उसको पर्ची का टैग, किस चीज़ की पर्ची यार? टॉपेस्ट प्लेयर वो अंडर-19 का था, टॉपेस्ट प्लेयर वो डोमेस्टिक का था, टॉप प्लेयर आपकी टेस्ट और वनडे क्रिकेट का था। हमने तो उसके साथ बहुत ही ज्यादती कर दी। मैं अब वही कह रहा हूँ कि उसने वनडे क्रिकेट में रन किए, उसने जो है टेस्ट क्रिकेट में रन किए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, वो हर चीज को वो खेल रहा है। इसका मकसद ये है कि भाई एक ऐसा प्ले जो आपको डोमेस्टिक में भी अहमियत दे रहा है, आपके टेस्ट में रन कर रहा है, वनडे में रन कर रहा है, वो जाके काउंटी में आपने देखा जिसी की उसकी परफॉर्मेंस थी, ऐसी परफॉर्मेंस किसने दी है? तो मेरे ख्याल में इमाम उल्लाह के साथ ज्यादती हुई है। आप T20 को ना खिलाएं, मैं कहता हूँ कि इमाम उल्लाह को T20 बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि T20 सही है, लेकिन उसको वनडे और टेस्ट में प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा है, वो उसको पता है कि वो लंबी इनिंग खेलना जानता है, वो अपने 50 को 100 में, 100 को 150 में, 150 200 में कन्वर्ट करना जानता है। तो इसी वजह से उसको लाजमी देना चाहिए। जहाँ इन्होंने बात की फखर की, देखिए बहुत सारे प्लेयर ऐसे जो हैं जो टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके से जो एडजस्ट नहीं हो पाते। कल आप आज फखर की बात कर रहे हैं, कल आप हसन नवाज का बोलेंगे कि इसको भी टेस्ट में शामिल कर दें। देखिए और हसन नवाज ने हमेशा परफॉर्मेंस जो दी है बांग्लादेश के खिलाफ, UAE के खिलाफ, इनके खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। इनको बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाएं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएं, इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएं, न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाएं, जाके पता चले क्या इन्हें परफॉर्मेंस। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने देखा था किसी से एक तो सेंचुरी उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप कैसे हुए। बड़ी क्रिकेट में बड़ी टीमों के खिलाफ जब इनको आप मौका नहीं देंगे तो आपके ये प्लेयर ऐसे ही अच्छा बदी भाई, हसन अली, मैं जरा इस पर आऊंगा। हसन अली को हमने सिलेक्शन में डाला है, क्या हमारे वो प्लान का हिस्सा है 5 डे क्रिकेट के? है तो नहीं, खिलाते तो नहीं है,
फिर हमने उसको क्यों डाल दिया है, जबकि हमने खिलाने ही स्पिनर हैं। अच्छा, आसिफ अफरीदी आपने डाल दिया है, 38 ईयर्स ओल्ड, अब 39 भी हो रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, और उनका कमबैक भी हो रहा है एक बार फिर। अभी मुझे बताएं, मैं आपको एक अभी नाम गिनवा रहा हूँ कि आपके पास स्पिनर कितने हैं। देखिए, साजिद खान को आपने ले लिया, नुमान अली को आपने ले लिया, उसके अलावा आपने जो है फैसल अकरम को ले लिया, इब्रार अहमद को ले लिया, ये सारे स्पिनर हैं। उसके बाद आपके पास मीडियम पेसर है, आमिर जमाल भी आपका मीडियम पेसर है, खुर्रम शहजाद एक आपका फास्ट बॉलर है, और हसन अली में भी वो रिदम नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी रेगुलर आपका वो जो है बॉलर है। तो मेरे ख्याल में इस तरीके की अगर परफॉर्मेंस हसन अली को पहले आप कहते हैं कि जो है वो अब उनकी क्रिकेट वैसी नहीं रही, फिर आप उनको टेस्ट में भी जगह शामिल कर लेते हैं, T20 में भी शामिल कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं, और T20 में आप लेके गए उसको एक मैच तक नहीं खिलाया। तो कहने का मकसद यह है कि आपके पास वो प्लेयर होने चाहिए जो आप बात करते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ में मॉडर्न डे के हिसाब से जो है खिलाड़ी होने चाहिए। सर अब तो क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इतनी चेंज हो गई बदी भाई, टेस्ट क्रिकेट चेंज हो गई सर। भारत इंग्लैंड के मैचेस देखे, 400 रन और करीब करीब जाके मैच हार रहे हैं। वसी टेस्ट क्रिकेट काफ़ी तब्दील हो गई, उसकी शक्ल तब्दील हो गई। हम अभी भी, अच्छा जो सही कह रहे हैं बदी भाई, जो हमने सारी सिलेक्शन देखी है ना, उसमें स्पिनर भरमार है, तो इसका मतलब है स्पिनर ही खेलेंगे, वही पिचेज हम बनाएंगे। क्या हम इससे अखज़ कर लेंगे? कैसे अपने बॉलर्स को फ़ायदा दें, बैट्समैन को दें? बात तो कुछ भी नहीं रहेगी, वही स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्हें खेलना पड़ेगा। सर सब ये पंखों की और इसकी बात करते हैं। बदी भाई ने बात की कि वो हमारी क्रिकेट की तबाही एक्चुअली वहाँ से शुरू हुई। वो जो पिक्चर है ना, जो मुल्तान में आपने जो पंखे लगाए, वो आपको याद होगा। सब इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस आपने जीते, वेस्ट इंडीज से आप उसी सीरीज में हार गए ना। बिल्कुल। अब अगली टीमें आपको हिलने नहीं देती। 2 टेस्ट मैच आपने स्क्वायर टर्नर बनाए, उधर से आ रही है अफ्रीका, उसके पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, आप तो आउट कर लेंगे। आपके पास तो चलें ठीक है, आपने स्पिनर्स की एक लाइन लगा दी, आपके बैटर्स के पास इतनी क्वालिटी है कि वो खेल सकें सिवाय बाबर, इमाम या इनके। तो आपको टीमें पकड़ लेती हैं, आपको एक बैलेंस्ड स्ट्रिप बनाना पड़ता है। बैलेंस्ड होके क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी आगे जाके। शान मसूद की बतौर कप्तान आप सेटिस्फाई हैं परफॉर्मेंस से? पिछला सर्कल हमने देख लिया पूरा टेस्ट चैंपियनशिप। सर वो सर्कल में घूम रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने जाना कहाँ है, करना क्या है। मुझे तो हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे कप्तानों की टीम में जगह नहीं बनती। जब कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती तो वो फिर हो जाता है, उसी को कप्तान रखा जाता है ताकि उसकी जगह बन जाए। वो तो हम ना, ठीक जैसे शादाब की जगह एकदम समझ नहीं आई थी तो वाइस कप्तान बन के। एक और चीज जो आप अभी शाहीन का नाम लिया इन्होंने, यार आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आप उसे इस गर्मी में सीधी हो गई। मैं कहता हूँ खेलें, प्लीज खेलने दें। वो डोमेस्टिक नहीं खेलते तो टेस्ट तो खेलने दें सर, लेकिन आप फिर वो टांग पकड़ के बैठ जाएंगे तो वर्ल्ड कप में। यार अगर नहीं इतनी फिटनेस तो फिर ना खेलें, ये है। लेकिन फिर आप देख लें नसीम शाह को आपने क्यों बाहर निकाला हुआ है, आमिर जमाल को आपने निकाला, उससे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टीम में डाल दिया। मीर हमजा का क्या कसूर है? मोहम्मद अब्बास, ठीक है, आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, अभी उसने 6 विकेट ली हैं सर, वो 800 फर्स्ट क्लास विकेट हैं उनकी, आप उन्हें टीम में नहीं रख रहे। और वो वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिनका 10 विकेट हॉल है यूएई के अंदर जी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के सर साउथ अफ्रीका जब कमबैक हुआ तो 10 विकेट लेने वाला बॉलर। तो आपके सिलेक्शन के पीछे कोई मेथड नहीं है, आपने बस सिर्फ जो नाम आ रहे हैं वो दे रहे हैं, बस स्पिनर दे दो, बैट्समैन दे दो और कीपर दे दो, 2 कीपर लगा दो, जो भी आ गया। एक अच्छा जो आपने भी उसको इंडोर्स किया, मैं भी करूंगा, रोहेल। उसने बहुत मेहनत की है, मैं उसके साथ क्रिकेट भी खेला हूं। ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, ही इज अ वेरी गुड चाइल्ड, बहुत अच्छा खेल रहा है, तमीज से खेलता है, बेहतरीन खेलता है, समझदार बच्चा है। फहद, ये जो इतने लड़के हमने, इतने स्पिनर जिस पे बदी भाई बात कर रहे हैं, फिर हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे, क्या फायदा होगा हमारे बैटर्स को या हमारे पेसर शायद रखें ही कुछ ना हम उसमें। हसन अली 5 डे क्रिकेट का आपका प्रॉस्पेक्ट ही नहीं रहा, फिर आपने उसकी सिलेक्शन में भी नाम डाल दिया। मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, क्या कसूर है इनका? इनको क्यों नहीं हम साथ रखते? सर इसे सीधी सी बात यह है कि आप बैक फुट पे चले गए हैं और आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की। चले टेस्ट की बात हो रही ना, टेस्ट की बात कर लेते हैं। सारी जिंदगी हमारी क्या स्ट्रेंथ रही है? आप सरफराज नवाज, इमरान खान से शुरू हो जाएं। हम क्या स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते थे, 4 स्पिनर? ये वाले काम तो आपकी बात सही है, ये वाले काम तो इंडिया करती थी, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर नहीं थे, उनके पास सिर्फ कपिल देव था,
बाकी वो स्पिनर्स डाल लेते। अब हमारा भी बेसिकली वही वक्त आ गया है, हमारे पास बॉलर ही नहीं है। मैं तो शहीन शाह को भी, आई एम सॉरी टू से, टेस्ट क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी जान है या उसके अंदर इतनी फिटनेस है कि सर टेस्ट क्रिकेट में ना बॉलर 18-18 ओवर करते हैं, 20-20 ओवर करते हैं, दिन में 25-25 ओवर करते हैं, वो होते हैं फास्ट बॉलर। आपको कोई एक भी बॉलर पूरे पाकिस्तान में ऐसा नजर आ रहा है जो इतने लंबे लंबे स्पेल करेगा? मुझे मीर हमजा मुझे तो नजर नहीं आ लग रहा मीर हमजा और है। मोहम्मद मैं अब्बास आपको कर बताऊं, सकते हैं। मोहम्मद अब्बास में ये क्वालिटी है, मीर हमजा में ये और वो दोनों क्वालिटी बाहर है, हैं। और दोनों बाहर हैं। अच्छा, इवन मैं आपको ये भी बता दूं, खाली ये दो नहीं, अब्बास आफरीदी, उसमें पोटेंशियल है, वो लड़का कर सकता है बॉल, और उसका रिदम भी बहुत अच्छा है, उसको भी हमने नहीं, दूर अब रखा हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन है अरसलान भाई। पहली तो बात है, अब्बास अफरीदी को इन्होंने एशिया कप में क्यों नहीं रखा? अगर आप किसी ऑलराउंडर की बात करें ना, वो लड़का इन सारों में से बेहतर ऑलराउंडर है, उसको मैंने खेलते हुए देखा है। अग्रीड, वो अच्छी अग्रीड। हिट्टे भी मार लेते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है, उसकी बॉलिंग में ना वेरिएशन है। ये एशिया कप की जो विकेट्स थी ना, ये वेरिएशन वाली विकेट्स थी कि यहाँ पे जो बंदा अच्छा स्लोअर वन करता है वो कामयाब था, क्योंकि यॉर्कर तो कर रहे हैं, हम भूल गए हैं। स्लोअर वन इज अ वेरी गुड वेपन। एर कम टू द दिस साउथ अफ्रीका सीरीज, आपने बड़े अच्छे कुछ लड़के हैं जिनको मिस किया हुआ है, और उसमें एक अब्बास अफरीदी है, उसमें जान है। और देखिए, बास होते फास्ट मुझे बॉलर तो के पास अफसोस ना मीर हमजा थोड़ा का ही है। टाइम होता है अपने आप को स्टैब्लिश करने का। अगर उस टाइम में आपने उसको नहीं खिलाया तो वो सर फिर मुझे तो अफसोस इस बात उसमें का वो चीज है रहती फहद, नहीं है। बदी भाई और वसी, कि मीर हमजा को जब बैक करने का टाइम है ना सबका, उसकी क्रिकेट अब अपने आखिरी इरा में है, उसको 2-3 साल और खेलने हैं। एक्सीलेंट बॉलर है, दोनों तरफ स्विंग करता है। डेड पिचेस पे मैंने उसको विकेट लेते देखा है पाकिस्तान की, ऐसी पिचेस जिसमें मैं बॉल करता ही रहूं तो कुछ भी फर्क ना पड़े, आप बॉल करते रहे कोई, उस बंदे ने डेड पिचेस पे, रबर पिचेस के ऊपर विकेट्स ले रखी हैं। मोहम्मद अब्बास, इतना उसका लास्ट इरा चल रहा है, ज्यादती जुल्म की, कहते हैं जी क्यों हमारी क्रिकेट तबाह हुई। बदी भाई बहुत शुक्रिया, फहद थैंक यू सो मच आपका, वसी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।